हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे एमफी गौरी में। इसका पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपलोड किया था और पार्ट 2 मैं अब अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बाकी की फिल्म में क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे मेरे, तो उस बारे में आपको बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम मैंने जिस स्टोरी पे ख़त्म किया था वो एक एक्शन ड्रामा था, और ये जो स्टोरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब, ये पिक्चर जो है ये बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है जो अविनाश, जो मेरा फ्रेंड था, जो इस पिक्चर में को एक्टर भी था, उसकी फेवरेट स्टोरी थी, क्योंकि वो हीरोइज बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो उसको कोई लव स्टोरी क्रिएट करनी थी। और दूसरा, उसकी इस पिक्चर में उसकी वाइफ है, तो ये स्टोरी मुझे इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि इसकी वाइफ को हमने अभी तक कोई रोल दिया नहीं था और इसकी वाइफ को एक रोल देना था। तो ये अविनाश की एक्स वाइफ है, अब तो डिवोर्स हो गया दोनों के बीच में। तो ये स्टोरी थी। इसमें भी कोई और एक्टर था, पर अगेन मुझे वॉलंटियर करना पड़ा क्योंकि एक्टर्स नहीं थे हमारे पास। और ये स्टोरी बहुत ही चीपली शूट की है। इसमें हमारे पास कोई साउंड रिकॉर्डर नहीं था, सिर्फ कैमरा था, और ये अविनाश के घर पर ही हमने शूट की थी, जो कि हम लोग उस टाइम पर महाड़ा में रहते थे, जो 1 रूम किचन होता था उस टाइम पर, उसमें हम लोग रहते थे। तो जो कपड़े मैं पहने था वही कपड़े पहन के हमने शूट कर दिया था, हाथ में कैमरा बैग ले लिया था और चश्मा लेके मैंने उसको शूट करना शुरू कर दिया था। सो विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी लाइटिंग। और इसमें जो डीओपी था हमारा नॉर्मल, वो नहीं था। यहाँ पे एक फ्रेंड थी हमारी, नाम याद नहीं है उसका, उस टाइम पे उसने वॉलंटियर किया था, फेसबुक से मुझे मिली थी, तो हम लोगों ने उसके साथ ये फिल्म शूट करना शुरू कर दिया था। उसी का कैमरा था 5D Mark II, जिस पर हमने शूट किया था। और इसका जो बैक स्टोरी है वो हम देहरादून में ऑलरेडी शूट कर चुके थे, पर उसका कोई सरपैर नहीं था क्योंकि वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी नहीं थी, वो सिर्फ अविनाश के दिमाग में थी स्टोरी। और अविनाश की एक्स गर्लफ्रेंड, जो जब वो स्कूल में था तो उसकी एक स्टोरी थी जो वो शूट करना चाहता था। वो जो फ्रेगमेंट्स थे उस स्टोरी के जो वो शूट करना चाहता था, उन्होंने शूट कर लिया था उसकी मेमोरीज़ के बेस पे। बट मुझे नहीं पता था मैं उस स्टोरी का करूँगा क्या, क्योंकि इसे फुटेज शूट किया था, उसको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल था। तो कनेक्ट करने के लिए मैंने इसमें एक फ्यूचर स्टोरी दिखाई, जहाँ पे एक इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यू में लड़की अपने एक्सपीरियंसेस बता रही है अपने हस्बैंड के साथ, और एंड में उसका हस्बैंड निकल के आता है। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये हमने अविनाश के स्कूल में ही शूट किया था। और इस शूट के बाद एक्चुअली बहुत भयानक लड़ाई हो गई थी। तो अगर आप देहरादून जाओगे तो देहरादून में एक चीज़ आपको पता चलेगी कि वहाँ पे जो गढ़वाली हैं और जो नेपाली हैं, उनके बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। यहाँ पे कुछ लड़के थे जो गढ़वाली नेपाली थे, उनसे कुछ झगड़ा हो गया। और क्योंकि हमारी शूट पे अविनाश की कुछ बहनें थी, वाइफ थी, कुछ फ्रेंड्स थे, तो उनको लड़के छेड़ने लगे। और जब शूट करके हम बाहर निकले तो उन्होंने कुछ अंडे का बंड बोल दिया, तो अविनाश वापस चला गया और झगड़ा शुरू हो गया। और जब तक मैं अपनी स्कूटी, क्योंकि मेरे पास एक स्कूटी थी वहाँ पे, जो हम लोगों ने वहाँ पे किसी किराए पे ली थी, मैं उसको खड़ा करके अंदर देखने गया कि अविनाश इतना गुस्से में अंदर स्कूल के वापस क्यों गया है, शूट तो ख़त्म हो चुका है। तो देखा ये कुछ 10-20 लौंडों ने उसको पकड़ रखा था और उसका गला पकड़ के दीवार पे लगा रखा था, और वो हेल्पलेस था बहुत ज़्यादा। और वो लड़ने की कोशिश कर रहा था सबसे, मतलब वो सबसे बड़ा था उन सब में एज में, वो सब लड़के ही थे जो वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, पर चूँकि वो 10-12 थे तो उनको ओवर पावर करना बहुत मुश्किल था। तो मैं फिर भाग के गया, एक एक लड़के को मैंने भी उठा के फेंकना शुरू किया। और उसके बाद हमारी टीम के लोग भी आ गए, फिर लड़ाई शुरू हुई, फिर खूब मारपीट हुई, उसमें काफ़ी खून वून निकला उसमें। फिर ये सब चलता रहा, फिर काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी हो गए वहाँ के जो मोहल्ले के थे, तो ये सब चलता रहा। ये सब भी होता है शूट में, मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये वो स्टोरी थी। तो ये जो शॉट था, ये जो अभी आप देख रहे हो, ये शॉट, ये मेरे दिमाग में था कि इस शॉट को मैं इस तरह से लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसमें बहुत सारी जो कट्स हैं, वो एक कोरियन शायद फिल्म देखी थी मैंने, जिसमें एक ही सीन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखाया था। लाइक एक पर्सपेक्टिव वाइड एंगल में लड़की का था, फिर एक वाइड एंगल में लड़के का था, फिर उसमें क्लोज जाते हैं, फिर और क्लोज जाते हैं, फिर और क्लोज जाते हैं, फिर और क्लोज जाते हैं। तो वैसा सीक्वेंशियल शॉट्स मुझे लेने थे, जैसे आप देख रहे हैं इसमें सीक्वेंशियल शॉट्स लिए। हालांकि इस तरह से एडिटर ने उसको लगाया नहीं है, पर मैंने उसी तरह के सीक्वेंशियल शॉट्स लेने की कोशिश की थी कि सिर्फ एक छोटे से पासिंग में कितने सारे मोमेंट्स हो सकते हैं, वो लेने की मैंने इसमें कोशिश की थी। कुछ हद तक मैं कामयाब रहा, पर कुछ ऐसे शॉट्स थे इस पिक्चर में जो एडिटर ने नहीं लगाए, क्योंकि उसको लगा कि फिल्म का पेस ख़राब हो जाएगा, तो वो नहीं समझ पाया उन सब चीज़ों को। और दूसरा, एक मैं आपको और चीज़ बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि यार पिक्चर में लोग धोखा दे देते हैं, तो मुझे इस पिक्चर में बहुत मेजर धोखे मिले हैं। जब हमने म्यूज़िक डायरेक्टर हायर किया था, उस म्यूज़िक डायरेक्टर ने हमसे कुछ 50,000 रुपये लिए थे इनिशियल, मतलब एडवांस, और उसने बहुत ही ख़राब म्यूज़िक बना के दिया था। इतना ख़राब था कि उसको म्यूज़िक को हम लगा नहीं सकते थे। तो BR फिल्म स्टूडियो, जहाँ हमारी फिल्म डब हो रही थी, वहीं पे एक बंदा हमको मिलता है और वो हमसे कहता है कि मैं आपकी फिल्म का म्यूज़िक कर देता हूँ। तो हमने कहा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और जल्दी मिक्सिंग करनी थी, और एक डेडलाइन थी हमारे पास। डेडलाइन इसलिए थी क्योंकि वहाँ का जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था, उसको भी पैसे चाहिए थे बेसिकली, इसलिए वो स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा था। तो उसने बेसिकली हमको ये बोला कि अगर इस तारीख तक तुम्हारी फिल्म का साउंड मिक्सिंग नहीं हुआ तो मैं मिक्सिंग नहीं करूँगा, और एक्स्ट्रा
मिक्सिंग कराने के तुम्हें फिर पैसे देने पड़ेंगे, तो इस टाइम से पहले तुम अपना सारा साउंड मिक्स लेके आओ, सारा म्यूजिक लेके आओ। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो हमने जो बंदा BR स्टूडियो में हमको बीड़ी पीते मिला था, उसने कहा कि मैं सारा म्यूजिक करके दे सकता हूँ, मेरा फ्रेंड है जो म्यूजिक करता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने हमसे 80,000 रुपये लिए और फिर हमने इस फिल्म का उसको म्यूजिक दे दिया और उसने म्यूजिक लगा दिया, जो कि बेटर लग रहा था सुनने में। बाद में जाके जब मैंने इस पिक्चर को YouTube पे अपलोड किया था, मुझे पता चला कि सारा म्यूजिक चोरी का था, सारे पैसे वेस्ट हो गए और डेस्परेशन में हमने पिक्चर ख़राब कर दी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जब लोग बोलते हैं ये पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो उनको पता नहीं है कि इस पिक्चर के पीछे मैंने क्या क्या झेला है, किस किस तरीके के ब्लैकमेल झेले हैं, किस किस तरह का एटीट्यूड झेला है। इवन फिल्म के जो पोस्ट प्रोडक्शन के लोग थे उन्होंने क्या क्या हमको फेस कराया है हम ही जानते हैं। मतलब एक एक दिन टॉर्चर होता था, और वो जो क्रू के लोग होते थे जो पोस्ट प्रोडक्शन में बैठते थे, एवरी डे उनको ये चाहिए था कि हमें चिकन खाने में चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि। तो कई बार मैं और अविनाश बेसिकली एक ढाबे पे, वहाँ पे एक झुड़का भाकर तरीके करके होता है मुंबई में, जहाँ पे आपको 50 रुपये में थाली मिलती है, तो वो 50 रुपये की एक थाली लेते थे और हम दोनों उसमें से खाते थे और उन लोगों को चिकन खिलाते थे। तो ये स्ट्रगल था हम दोनों का कि मतलब हम लोग खुद खाना नहीं खा पाते थे जो अच्छा होता था, जो उनके लिए आता था, हम लोग गंदा खाना खाते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ है BR फिल्म स्टूडियो में कि कोई बड़ी फिल्म का साउंड मिक्सिंग चल रहा है, तो वो लोग जो खाना छोड़ के चले गए, मैं और अविनाश अक्सर जब खाना खत्म हो जाता था तो वहाँ पे जो मैनेजर थे वो हमारे चाचा जैसे थे, वो बहुत लो लेवल पे थे, रिसेप्शनिस्ट थे बेसिकली, मैनेजर नहीं थे। वो हमको बुला लेते थे और बचे हुए खाने में से हम लोग खाना खाते थे, क्योंकि बहुत सारा खाना आता था वहाँ पे। इस तरह से हम लोगों ने अपना पोस्ट प्रोडक्शन किया, जहाँ पे हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे, जो पैसा होता था हम उसे बचाते थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको मांगेगा ज़रूर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने इस पिक्चर में झेली थी, जहाँ पे लोगों ने बहुत हम लोग को एक्सप्लॉइट करा। ये अगेन वो सीन है जहाँ पे अविनाश ऑलरेडी पिट चुका है, तो इसकी आंखों में ऑलरेडी चोट लगी हुई है। तो ये सीन मैं शूट नहीं करना चाहता था, पर अविनाश ने कहा शूट कर लेते हैं, जो कि अगेन पैसे जा रहे थे और मुझे लगा था सीन से आएगा नहीं, पर अगेन हमने उसे घर के पीछे शूट किया। आप देखें इसकी आंखों में चोट अभी भी दिख रही है हल्की हल्की सी। तो ये उसी की बहनें हैं, अविनाश की बहनें हैं, वो जो उसकी वाइफ के साथ आ रही हैं, तो उनको ही हमने एक्टर बना दिया था, इतना कुछ खास था नहीं इसमें। तो ये जो पिक्चर है ये हम लोग कहीं भी अपना टेम्पो लेके जाते थे, जहाँ भी अच्छी लोकेशन मिलती थी। जैसे ये एक लोकेशन है जो हमको मिली थी, एक पुल मिला था, वहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे, तो वहीं पर हमने शूट करना शुरू कर दिया था। अविनाश हमेशा कॉस्ट्यूम में रहता था, हमेशा अपनी ड्रेस पहने रहता था, तो कहीं भी हम लोग कभी भी शूट कर सकते थे। तो वो हमारे पास कभी मेकअप या बाल बनाने का औजार नहीं रहता था, जैसा होते थे वैसे ही हम लोग शूट करना इसको शुरू कर देते थे। ये जो सीन है हमने शूट किया था, इसमें कोई डायलॉग नहीं है, क्योंकि हम डायलॉग रिकॉर्ड करना भूल गए थे और साउंड आया ही नहीं था। तो बेसिकली कैमरामैन साउंड ऑन करना भूल गया था, तो हमने इसको शूट कर लिया था। और ये डायलॉग इसमें थे जो अविनाश ने लिखे थे और अविनाश का ही स्टोरी था बेसिकली, पर अगेन सीन उतना अच्छा निकल के आया नहीं जितना मैं सोच रहा था। एक हो गया अब स्टोरी में कुछ था नहीं, तो हमने स्टोरीज को पैथोस में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें दिखाया कि लड़की को कैंसर है और उस लड़के ने अपनी सारी जॉब छोड़ के डॉक्टर बन जाता है और अपनी बीवी का इलाज करवाता है। अगेन कंक्लूजन था नहीं स्टोरी का, मेरे पास एक फुटेज था, अलग अलग फुटेज था जहाँ पे लड़की से मिल रहा था, उसको मैं कैसे स्टोरी में कन्वर्ट करता। अगेन दैट वाज आल्सो अ प्रेजेंस ऑफ माइंड फॉर मी एज वेल टू लर्न समथिंग, कि अगर आपके पास सिर्फ फुटेज है, आप उसको स्टोरी में कैसे जोड़ो, तो एक बैकग्राउंड स्टोरी से आप उसको स्टोरी में जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे स्टोरी हमारी कंप्लीट हो जाती थी। और इसके बाद जो स्टोरी है ये है इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट। तो इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट एक स्टोरी है जो मैंने वुडी एलन की किताब पढ़ी थी, फेदर्स वाइट फेदर्स करके, जो जिसमें उसने बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी थी कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो उसमें एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें मुझे जिससे मैंने डिराइव किया था एक स्टोरी, मतलब बहुत सारी स्टोरी थी, उससे मैंने एक डिराइव की थी स्टोरी कि भविष्य में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअलिज्म को लेके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फील करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं, इवन मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं अगर कोई लड़की है और वो बहुत खूबसूरत है, पर वो देखने में बहुत अच्छी है, पर वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो स्टूडियस नहीं है, तो मैं उससे कोई प्यार नहीं कर पाता। मेरे को हज़ारों प्यार हुए हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, पर उन्हीं लड़की से हुए जो क्लास की टॉप करती हैं। लाइक मेरा हर 2 साल में स्कूल चेंज हो जाता था, पापा जज थे, तो जब भी मैं नए स्कूल में जाता था मुझे पता चलता था उस लड़की ने क्लास में टॉप किया। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लड़की मोटी है, बंदी है, कैसी भी है देखने में, काली है, गोरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, वो टॉप करती है क्लास में, मुझे उससे प्यार हो जाता था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैसी दिखती है। सो मेरे साथ वो प्रॉब्लम थी कि मुझे इंटेलेक्चुअलिज्म लड़कियों में बहुत अच्छा लगता था। तो उसी से मैंने ये शायद स्टोरी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डिराइव की होगी, जहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट है जो आपको टर्न ऑन करती है अपने इंटेलेक्चुअलिज्म बातों के थ्रू। तो ये एक लड़का है जो कि साइंटिस्ट है और उसको बेसिकली प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है जो उससे इंटेलेक्चुअल बातें करती है, ताकि ये अपने आप को टर्न ऑन कर सके और सेक्स कर सके, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेक्स नहीं कर पाता है। सो वैसी स्टोरी थी। जो लड़की है इसमें, ये मेरी दोस्त है हिमा, ये मुझे एक बार ट्रेन में मिली थी
मैं एक बार जा रहा था ट्रेन से करियर के शुरुआत में, तब मैंने उस टाइम पे साउंड ट्रैक फिल्म की थी, और साउंड ट्रैक फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, और मुझे पता था उसका डायरेक्शन बहुत अच्छे से नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी था वो बहुत ही नया था, उसने 1 ही 2 फिल्में की थी उससे पहले और एड्स किए थे, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो ऑफकोर्स ये बात है उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो ये उस फिल्म के साउंड प्रोडक्शन की, साउंड डिज़ाइन बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन डिज़ाइन की बेइज्जती कर रही थी, मतलब बता रही थी कैसे साउंड डिज़ाइन खराब, प्रोडक्शन डिज़ाइन खराब हुआ है उसमें। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग साउंड डिज़ाइन अगेन एंड अगेन। प्रोडक्शन डिज़ाइन उसका बहुत ही खराब हुआ है, तो उस बारे में बात कर रही थी, तो मैंने इनको बोला एक्सक्यूज़ मी, आप साउंड टेक की बात कर रही हैं, मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो ये शर्मा गई कि अरे यार हम इनके सामने ही उस पिक्चर की इतनी बुराई कर रहे हैं। तो उस बारे में फिर हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, फिर मेरी अच्छी दोस्त हो गई, फिर बाद में मुझे पता चला कि शी इज़ फ्रॉम FTI है एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, एंड इनका जो साउंड है, जो लिंगो है बोलने का, वो बहुत ही बढ़िया है। सो इन्होंने वॉलंटियर किया, इन्होंने कुछ पैसे नहीं लिए थे इस पिक्चर के लिए, मैंने इनको एक बार बस बोला, स्क्रिप्ट दी और मैंने कहा कि यार एक शूट है, करना है, हेल्प कर दो यहाँ पे, तो शी केम एंड शी हेल्प। सो अच्छा, इस स्टोरी में भी ये था कि ये पिक्चर अविनाश को करनी थी, मैं नहीं करने वाला था, मुझे एक्टिंग का उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ डायरेक्शन में इंटरेस्टेड था। पर अगेन लास्ट मोमेंट पे जब हम शूट पे पहुंच गए थे, तो अविनाश की वाइफ ने इस पिक्चर को उसको करने के लिए मना कर दिया। तो वो मेरे पास आया किनारे, उसने मुझे बोला क्षितिज ये फिल्म मैं नहीं कर पाऊंगा, लास्ट मोमेंट बताया, ये नहीं कि एक दिन पहले 2 दिन पहले बताया होता कि मैं किसी और बंदे से बात करता। तो उसने शूट पे ही मुझे बताया कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ मना कर रही है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल सीन्स है। सेक्सुअल सीन्स हालांकि ऐसे कुछ खास थे नहीं, सिर्फ लेग पे किस करना था, बस उतना ही था। तो उसकी बीवी ने उसको मना कर दिया करने के लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ही शूट करता हूँ। मैं बहुत गुस्से में था उस टाइम पे, तो मैंने गुस्से में उससे टी-शर्ट ली और मैंने पहनी, मैंने कहा चलो मैं ही शूट करता हूँ ऐसा करके। मुझे डायलॉग्स उस टाइम पे याद नहीं थे, डायलॉग्स मैंने पढ़ने शुरू करे और फिर शूट किया। जो चश्मा आप देख रहे हैं, ये नीचे पान वाले की दुकान से हम लेके आए थे, जो पान वाला था उससे हमने चश्मा मांगा था, उसको फिर बाद में वापस कर दिया था, ऑफ कोर्स ये बात है। और इसके चश्मे पर हमने टेप लगा दिया था दिखाने के लिए कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है चीज़ों को लेकर, बहुत स्टूडियस है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पढ़ता है, तो ये केयरलेस है अपनी चीज़ों को लेकर। तो ये दिखाने के लिए उसके चश्मे पे टेप लगा दिया था। और फिर ये पिक्चर हमने शूट करी, इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट। तो एंड में, अच्छा ये जो एंड होता है इसका पिक्चर का, तो ये इंटेलेक्चुअल लड़की बात कर रही है इससे, और बात करते करते ये इससे पूछता है कि तुम्हारी सबसे फेवरेट स्टोरी क्या है। तो लड़की उसको बताती है कि मेरी सबसे फेवरेट स्टोरीज है आर्चीज़। एंड वो लड़का टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसको इंटेलेक्चुअलिज्म चीज़ पसंद है, उसको डम्ब चीज़ें नहीं पसंद है। आर्चीज़ इज समहाउ अ कॉमिक मैगजीन विच इज़ डम, विच इज़ फॉर यंग एज किड्स। सो वहाँ से वो टर्न ऑफ हो जाता है। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मेरे एक भैया थे जिन्होंने एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छे घर से थी, बहुत ही वेल एजुकेटेड थी, उसको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो आर्चीज़ पढ़ती थी। तो जब हम लोग को पता चला उस चीज़ के बारे में, तो हम लोग बड़े आश्चर्य में रहेंगे, सिर्फ एक लड़कियों को इसलिए क्यों रिजेक्ट कर सकता है कि वो आर्चीज़ पढ़ती है। बट अगेन ये सिंड्रोम बहुत सारे लोगों में है जहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल लड़कियाँ पसंद करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन लुक्स, बेस्ड ऑन देयर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। तो ये चीज़ मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की थी। देखना है पिक्चर। अब ये जो पिक्चर है, ये जो लड़की आप देख रहे हैं, ये लड़की वो थी जिसने हमें फाइनेंसर से मिलाया था, एंड शी वॉज ऑल्सो वाना बी एक्ट्रेस, बट इनके काफ़ी अच्छे कनेक्शंस थे। तो जब हमने फिल्म बनाई तो इनका मैंने ऑडिशन लिया, तो इनका पहला ऑडिशन बहुत ही ख़राब था। एंड तो अविनाश ने मेरे को मिलवाया था इनसे, पर इनको एक्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, तो मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया और थोड़ी सी रूड बातें भी कर दी थी कि आपको एक्टिंग नहीं आती, ऐसा वैसा करके ऑडिशन के टाइम पे। पर जब ये वापस चले गए तो अविनाश मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि अबे तू क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या हो गया। उसने कहा अरे यार इस एक्ट्रेस के पास प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसको ना अच्छे से ट्रीट करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उसको मैंने कहा उसको दोबारा बुलाओ। अब यहाँ पे कैसे मैनिपुलेशन करना पड़ता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वो मैं बताता हूँ आपको। तो नेक्स्ट टाइम इसको हमने दोबारा बुलाया, और इस टाइम उसने वैसे ही ख़राब एक्टिंग करी जो पहले कर रही थी, पर इस बार मैंने उसकी तारीफ़ करी। तो तारीफ़ से खुश होकर फिर हमने उसे फिल्म में ले लिया और एक पूरी शॉर्ट फिल्म दी, जो मैंने उसके लिए ही लिखी थी ये पूरी शॉर्ट फिल्म। और उसके बाद इसको फिल्म में लिया। इसी ने हमें प्रोड्यूसर से मिलाया जिसने हमें कुछ 1 लाख रुपए दिए थे फिल्म बनाने के लिए। बाकी सारे पैसे इसमें मेरे लगे थे, और बाकी थोड़ा इस बंदी ने दिलाए थे। और जो पोस्ट प्रोडक्शन में खर्चा हुआ था उस प्रोड्यूसर ने हमें काफ़ी हेल्प की थी, कुछ 3 लाख रुपए तक दिए थे, जिससे हम लोग खर्चा चला रहे थे। मिक्सिंग वाले को, एडिटिंग वाले को देने थे, जो कि खर्चा वैसे 5 लाख तक गया था, 5-6 लाख तक, पर 3 लाख उन्होंने दिए थे, बाकी हम लोगों ने इधर उधर से जुगाड़ किया था। सो ये जो ऑफिस आप देख रहे हो जिसमें लड़की काम कर रही है, अभी इससे पहले जो आपने देखा था वो हमारे CA का ऑफिस था। जो CA जो प्रोड्यूसर ने हमारे लिए कंपनी खोली थी, रूम 102 प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड करके। हमें प्राइवेट लिमिटेड का मतलब नहीं पता था, पर हमने खोल ली थी, तो वहाँ पर हमने शूट किया था। ये अविनाश के साले का घर है, तो ये भी हमने यूज़ किया इस पिक्चर में। जहाँ जहाँ पे जो लोकेशन मिलती थी हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते थे। वहाँ पे बहुत मेजर चेंज नहीं कर पाते थे, क्योंकि किसी और का घर है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो जितना भी सामान होता था उसके हिसाब से हम उसमें शूट करते थे। तो दिस गर्ल इज़ गेटिंग इरिटेटेड एंड शी इज़ फॉलिंग इन लव विद दिस
पिज़्ज़ा बॉय जो अविनाश रोल कर रहा है। तो इस स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि इस स्टोरी में कुछ खास था नहीं, पर ये डेस्परेशन में लिखी गई थी, क्योंकि सिर्फ इस लड़की के लिए स्टोरी लिखी गई थी और इसकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ दिखाने के लिए हमने बनाई थी। फिल्म में इसने बेटर एक्टिंग करी है, पर क्योंकि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ग्रूम किया था, वर्कशॉप ली थी, मैंने समझाया था काफ़ी कुछ, और शूट के टाइम भी हमने काफ़ी मल्टीपल टेक्स हुए थे, पर फिर भी बेटर एक्टिंग है इनकी इस पिक्चर में। तो अगेन दिस इज़ अ जर्नी ऑफ अ गर्ल, जहाँ पे वो एक लड़के से प्यार करने लगती है, जो पिज़्ज़ा बॉय होता है, वो इन दोनों से मिलने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पे एक शॉट आप देखोगे कि ये से मिलने के लिए जाती है, तो ये भी हम लोगों ने ऐसे ही रैंडमली शूट किया था, क्योंकि अगेन जब मुंबई वापस आ गए थे देहरादून से, तो कुछ टेक्स बचे थे, तो सेकंड शेड्यूल कह सकते हो आप, सेकंड शेड्यूल में शूट किया था। तो ये हम लोगों ने जाके वहाँ पे अक्सा बीच में जाके शूट किया था। अगेन नो लाइटिंग, नो साउंड सेटअप, सिर्फ कैमरा था हमारे पास, और जाके उसको शूट कर रहे थे, रैंडमली फुटेज शूट कर रहे थे। करते करते ये सब सारे फुटेज शूट किया। और मेरा जो थिंकिंग था इस शॉट को लेके जो इसके बाद आने वाला है, इसमें यह था कि कैमरा आगे से पीछे कुछ मूव करेगा। कुछ मुझे याद है मैंने कुछ टेक्निकल शॉट सोच रहा था, पर वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है उतने इक्विपमेंट नहीं थे हमारे पास। तो हमने इसको शूट कर लिया। और हाँ, तो ये लड़की यहाँ पे ड्रीम देख रही है बेसिकली, तो उस ड्रीम से जो कन्वर्ट होना था वो बेसिकली डिफरेंट कलर जोन में होना था। अगेन पर पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करना पड़ा, पैसे नहीं थे तो वो भी नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे जो ड्रीम से उसका रियलिटी में कन्वर्जन था, वो उसके लिए मैंने सोचा था कि कुछ कैमरा टेक्निक मैंने सोची थी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या कैमरा टेक्निक सोची थी, पर कोई कैमरा टेक्निक सोची थी जिसको मैं इसमें यूज़ करने वाला था, जो कि नहीं हो पाई। ओके, सो हाँ, ये वाला कैमरा टेक्निक। यहाँ पे हमने सिर्फ लड़की का फेस दिखाया है और अविनाश यहाँ से पीछे जा चुका है। पहले अविनाश से गले लग रही है, सिर्फ लड़की का फेस दिखाया, और अविनाश अब इसके पीछे से जा चुका है। और अब देखिए इधर से घूम के अविनाश पीछे से आया। सो यहाँ से मैंने ड्रीम से रियलिटी में कन्वर्जन दिखाया था, विच वॉज अ ट्रिकी शॉट टू डू। एंड मैंने जब डीओपी को बताया तो उसको शॉट समझ में नहीं आया था, पर अगेन शूट करने की कोशिश करी, शूट कर लिया। यही सब एक्सपेरिमेंटेशन है जो आप थोड़े थोड़े करते हो, जो देखने में आपको शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा होगा, पर शूट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था उस टाइम पे। फिर यहाँ पे फिर मौसम का रोल है, जहाँ पे ये पिज़्ज़ा बॉय इसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है, और यहाँ पे इसको रियलाइज़ होता है कि ये पिज़्ज़ा बॉय जो है ये इसको उतना प्यार नहीं करता जिस तरह से ये सोच रहे थे कि इनके बीच में लव स्टोरी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से ये वापस अपनी लाइफ में लौट आती है। अगेन फिर मेरा एक रोल आता है, और यहाँ पे ये हम लोग पूना वाला बंगलों के पास शूट कर रहे थे, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि लड़की अपना गिफ्ट फेंक देती जो उस लड़के को देने के लिए लाई थी, और मैं इस गिफ्ट को उठा लेता हूँ। सो मे बी द सेकेंड लव स्टोरी फॉर हर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और यहाँ पे एक वन टेक शॉट था जो मुझे लेना था, जहाँ पे लड़की अपना व्यथा दिखा रही है। मुझे वन टेक ही लेना था, तो मैंने वन टेक लिया, बट एंड वी टुक लाइक 3-4 टेक्स, और उसमें हमको मिल गया था वन टेक शॉट। इसने भी अच्छी एक्टिंग करी थी। रोने में लड़कियां बहुत एक्सपर्ट होती हैं, तो रोने वाला सीन तो बहुत अच्छा किया था उन्होंने। उस टाइम पे मैं ये नहीं सोच पाता था कि एडिट में पिक्चर कैसी लगेगी, तो मल्टीपल कट्स नहीं लिए थे इसके, जिसकी वजह से एडिटर को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यार तुम्हें वन टेक शूट तो कर लिया, पर अगर अब इसको नहीं लगाना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें लगाना ही पड़ेगा एज इट इज। जंप कट ही कर सकते हो उसमें, और कुछ नहीं कर सकते हो। तो वे लड़की वापस अपनी ज़िंदगी में चली जाती है, और ये मैं हूँ। मेरे बाल उस टाइम पे थोड़े थोड़े झड़ रहे थे, तो मैंने अपने बाल कटा लिए थे, और मुझे पता नहीं था कि मुझे शूट करना पड़ेगा। इन सारी फिल्मों में आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैं कहीं भी एक्टिंग नहीं करना चाहता था, पर हर बार मजबूरी में मुझे एक्टिंग करनी पड़ती थी, या अविनाश को करनी पड़ती थी, क्योंकि एक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते ही नहीं थे। तो मजबूरी में एंड में हमेशा ये होता था कि क्षितिज तू कर ले, क्षितिज एक काम कर ये वाला तू कर ले, क्षितिज एक काम कर ये वाला तू कर ले। तो कोई लॉजिक नहीं रह जाता था उस चीज़ में। तो अगेन ये शूट किया हमने। उस टाइम में मैं ऐसा पतला दुबला दिखता था, खैर शूट हुआ। ये एक स्टोरी थी जिसकी मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, और ये स्टोरी थी इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग हस्बैंड। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जहाँ पे आप, और ये मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ये कई बार आप अपनी लाइफ में जो आपके लव होता है, जो आपकी वाइफ होती है, उसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हो। वाइफ का तो एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, पर लवर्स का एक्सपीरियंस है। और मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में से देखा भी है कि जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो उस बारे में पिक्चर थी, और ये नहीं देख पाते हैं कि उनकी वाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है या कितना टैलेंट है उसके अंदर। वो ज़िंदगी भर उसे एक हाउस वाइफ की तरह देखते हैं। तो ये स्टोरी थी एक ऐसे आदमी की जो सुबह सुबह उठता है तो उसको पता चलता है कि उसकी जो बीवी है वो घर छोड़ के जा चुकी है। उसने एक लेटर लिखा है और वो घर छोड़ के जा चुकी है। तो वो जाके उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पे है। वो घर पे पहली बार चाय बनाता है। क्रेमर वर्सेस क्रेमर का भी आपने सीन देखा होगा क्या। अब आज ही मैं एक्चुअली रॉबर्ट मैकी की स्टोरी पढ़ रहा था, जो बुक है वो पढ़ रहा था, तो उसमें क्रेमर वर्सेस क्रेमर का एक सीन था जिसमें सिमिलर सीन था, जिसमें
डस्टिन हॉफमैन की वाइफ जो होती है वो उसको मेरिल स्ट्रीप उसको छोड़ के सुबह सुबह चली जाती है, एक लेटर छोड़ के जाती है। तो मैं अब जब ये पिक्चर दोबारा देख रहा हूँ तो बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इन पिक्चरों से इंस्पायर था जो मैंने स्कूल में देखी थी या कॉलेज में देखी थी सबकॉन्शियसली, मतलब इनको कॉपी करने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर मैं कह सकता हूँ कि शायद मैंने ये सीन वहाँ से उठाया होगा जहाँ पे वो सुबह चाय बनाने की कोशिश कर रहा है, पर इसको ये नहीं पता है कि चाय का बर्तन कैसे रखते हैं और चाय कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता है। तो क्रेमर वर्सेस क्रेमर में भी एक ऐसा सीन है जहाँ पे उसकी वाइफ चली जाती है, उसे अपने बच्चे को खाना बना के खिलाना है और वो नहीं खिला पाता है क्योंकि उसको फ्रेंच टोस्ट ही बनाने नहीं आते हैं। तो फाइनली उसको रेस्टोरेंट ले आता है, वहाँ पे जाकर उसको खाना खिलाता है। तो ये स्टोरी कुछ कुछ वैसी ही थी जहाँ पे उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है और ये डिसाइड करता है कि मैं अब उसको ढूंढूंगा जाके। तो वो लेटर पढ़ता है और उसके बाद उसको ढूंढने की कोशिश करता है और जब ढूंढने का जो प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस में उसको ये पता चलता है कि उसकी वाइफ कितनी टैलेंटेड थी और यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है अपनी वाइफ को ढूंढने की। और ये स्टोरी का आइडिया मुझे हेनरिक इब्सन का एक प्ले था द डॉल करके, वहाँ से आया था। और द डॉल जो थी वो एक ऐसे बंदी की स्टोरी थी जो सबको प्लीज़ करने की बहुत कोशिश करती है पर एंड में सबको प्लीज़ नहीं कर पाती है और एंड में उसका आउटबर्स्ट होता है। बहुत ही ब्रिलियंट प्ले है वो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर था। तो ये मेरा ये था कि जो एंड में जब ये बंदा जो होता है ये देखता है कि इसकी वाइफ का ना एक प्ले लगा हुआ है, तो ये प्ले देखने जाता है और वहाँ पे इसको पता चलता है कि उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो अगेन हमें ऑडिटोरियम नहीं मिल सकता था, हम प्ले होते हुए नहीं दिखा सकते थे, बजट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे पास बहुत सारे इस फिल्म को लेकर बहुत सारे विजुअल्स थे, बहुत सारे शॉर्ट्स थे, ये स्टोरी बहुत ही वेल रिटन थी, पर वैसा कुछ भी हम शूट नहीं कर पाए। और जब एडिट में मैंने इस पिक्चर को डाला तो जो इसके सीन्स थे वो कहीं भी मैच नहीं कर रहे थे जिस तरह से मैंने सोचा था मैच करेंगे, क्योंकि एंड का क्लाइमैक्स हम इसका शूट ही नहीं कर पाए थे। तो आधी पिक्चर हमने शूट की थी, आधी नहीं कर पाए थे। सोचा था कि बाद में जब पैसे आएंगे या अपना प्रोजेक्ट किसी को दिखाएंगे तो फिल्म कंप्लीशन फंड से हम इस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे, पर नहीं हो पाई थी कंप्लीट। सिर्फ छोटे मोटे इंस्टेंसेस थे हमारे पास। तो इस लड़की ने भी हमको हेल्प की थी। ये भी एक एक्ट्रेस है मुंबई से जो अविनाश की अगेन स्टूडेंट थी। अविनाश एक्टिंग भी बीच में पढ़ाता था लोगों को, तो वहाँ पे उसकी स्टूडेंट थी जिसने कुछ पैसे दिए थे जो अविनाश ने मुझे नहीं बताया था। यहाँ पे अविनाश ने हरामीपना किया था, बट एनीवेज सो इसके साथ हमने पिक्चर शूट की थी। एंड अविनाश की एक शॉर्ट फिल्म में इसने काम किया था, तो इसको भी हमने एज अ फेवर ही किया था क्योंकि हम सबको फेवर ही कर रहे थे। जिसको जरूरत पड़ती थी वो आ जाता था हमारी पिक्चर में एक्टिंग करने के लिए। हमारे पास एक्टर को पैसा देने के लिए कुछ होता नहीं था, जो भी फ्री में काम करने को तैयार था हमारे लिए वो मोर देन इनफ था। तो हमने इस तरह से ये चीज़ें करी। तो ये पिक्चर के फुटेज मेरे पास थे, बट अगेन इस पिक्चर का पूरा पिक्चर शूट नहीं हो पाई। तो पिक्चर में अगेन मैंने वही फंडा इस्तेमाल किया जो मैंने वो डॉक्टर वाली स्टोरी में इस्तेमाल किया था। ये मैंने एक बैक स्टोरी दिखाई जिसमें लड़का बीच पर खड़ा हुआ है और चीज़ें सोच रहा है। ये बीच वाले जो शूट हैं ये बाद में ये अविनाश ने शूट किए बेसिकली। तो ये कोट था हमारे पास, हमने 2 कोट खरीदे थे वहाँ पे देहरादून में, और दोनों कोट जो थे वो सिर्फ 500-500 रुपये के थे। वही कोट में हमने पूरी पिक्चर निपटाई है। कपड़े अगेन हमारे पास थे नहीं, पैसे नहीं थे कपड़े खरीदने के, तो उसी में हम लोग बार बार शूट करते रहते थे। गंदे जूते फटे जूते थे, उनको कपड़ों को धो नहीं पाते, जो धोने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, तो कपड़े हम लोग बदबू करते रहते थे, पर उन्हीं को पहन के हम लोग शूट करते रहते थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी देहरादून में उस टाइम पे, मतलब दिन में हम लोग निकल ही नहीं पाते थे। 10 से लेकर 4 बजे तक शूट नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब कुछ दिखता नहीं था कैमरे में, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा अगर हम उस टाइम पे कुछ शूट करेंगे तो एनीवेज ये पिक्चर हमने उस टाइम पे शूट की थी। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे और कुछ कर नहीं सकते थे उसका, तो एनीवे शूट कर दिया था। तो ये फिर बाद में हमने मुंबई आके शूट किया है जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये अपनी वाइफ को रिमेंबर करता है। और एंड में एक डायलॉग है जो मैंने फिर मोनोलॉग डाली है। क्लाइमैक्स हमारे पास था नहीं, क्लाइमैक्स शूट हो नहीं सकता था, इसका पॉसिबल नहीं था, बहुत हाई बजट क्लाइमैक्स मैंने लिख दिया था उस टाइम पे, पर शूट नहीं हो सकता था। बाद में मुझे रियलाइज होता, फिर हमने डायलॉग के थ्रू इस पिक्चर को खत्म कर दिया। नाउ अगेन स्ट्रगल्स ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। ये फिल्म कभी कभी आपकी कंप्लीट नहीं होती है। नाउ दिस वाज अ फिल्म विच आई रोट आई थिंक इंस्पायर्ड फ्रॉम इंसेप्शन, क्योंकि जब मैं मुंबई पहुंचा था तो मुझे आज भी याद है कि मैंने सबसे पहली फिल्म जो देखी थी वो वाशी में एक हॉल में इंसेप्शन देखी थी, जिसको देखते देखते मैं सो गया था। मुझे घंटा पिक्चर समझ में नहीं आई थी, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चीज़ थी क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था और मुझे साइंस में, रिलेटिविटी में, क्वांटम फिजिक्स में, टाइम ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट था। मैं बहुत किताबें पढ़ता था उससे रिलेटेड, तो ये चीज़ उससे रिलेटेड थी कि हाउ वन थिंग अफेक्ट्स अनदर थिंग। तो बटरफ्लाई इफेक्ट भी जो होता है उस बारे में ये पिक्चर थी कि बटरफ्लाई इफेक्ट कैसे काम करता है। सो वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग एंड दिस फिल्म वाज अ ड्रीम इनसाइड अनदर ड्रीम। And this I made before anyone thought about this concept। मतलब ये स्टोरी मैंने बहुत पहले स्कूल में कॉलेज में सोची थी, पर बनाई मैंने उसको बहुत बाद में थी। तो यहाँ पे एक आदमी का जो ड्रीम है वो दूसरे आदमी का ड्रीम के अंदर निकलता है। वो जो आप रियलिटी देख रहे हो वो दूसरे का ड्रीम है, और ये चीज़ सर्किल में कनेक्ट होती है। मतलब जो आपने अविनाश को भी मुझे चाकू मारते देखा है, एंड में अविनाश की स्टोरी आएगी कि अविनाश कैसे मुझे चाकू मारता है, एंड द स्टोरी विल बी कंप्लीटेड। सो दिस इज अगेन एन ओवर टू
लुई बुनवेल की जो सरियलिस्टिक फिल्में होती थी उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड था। उसमें जो आपके वर्स्ट ड्रीम्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लड़का एक लड़की के साथ सेक्स कर रहा है और ये जो दूसरा आदमी है वो वहाँ पे देख रहा है। बेसिकली ये उसका हस्बैंड है और एंड में जाके इसको बोलेगा कि तुम मेरी बीवी को मार क्यों नहीं देते। सो बेसिकली दीज आर द वर्स्ट डिजायर्स ऑफ अ पर्सन दैट एग्जिस्ट इनसाइड हिज माइंड। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कोल्डिंग विच आई रेड अबाउट दैट इन सम बुक। सो ये हमने फिर उसको शूट किया था इस तरह से। तो ये वर्स्ट ह्यूमन डिज़ायर्स हैं वो इस पिक्चर में दिखाने की मैंने कोशिश की थी। और यहाँ पे मारते हैं, यहाँ पे एक लड़की थी और ये भी अगेन एक जापानीज़ फिल्म से मैंने इंस्पायर होके पिक्चर बनाई थी जहाँ पे लड़कों की डिज़ायर होती है, मेसोकिस्टिक डिज़ायर होती है लड़की का गुलाम बनने की। तो वो वैसा सोच रहा है और उसकी एकदम से नींद खुलती है और वो पहुँचता है एक जगह पे जहाँ वो मर्डर करने के लिए बैठा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट कितना है दो कैरेक्टर्स के बीच में। अगेन आपको बहुत इंप्रेसिव नहीं लगेगा क्योंकि पिक्चर उससे शूट नहीं हुई। अगेन जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं ये भी एक अंकल थे जिनका गली में घर था, उन्होंने हमें अपना घर दे दिया था कि आ जाओ यहाँ पे शूट कर लो। पर अगेन वहाँ पे लाइटिंग नहीं कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे ज़्यादा। तो जो सनलाइट आ रही थी उसी पर हमने शूट किया क्योंकि किसी घर में लाइटिंग लगाना भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि उनके इलेक्ट्रिसिटी जाता है और जब वो देखते हैं कि इतनी लाइट से इतना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो वो मना कर देते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट जो भी जगह थी उसमें हम लोग शूट कर रहे थे, चेंजेस नहीं कर सकते थे। तो ये अविनाश है। अच्छा ये जो है इसमें जो बंदा बैठा हुआ है पान की दुकान पे ये मेरा असिस्टेंट है जो मैंने आपको शुरुआत में पिछले वीडियो में बताया था कि हमको एक बंदा मिला था जिसने क्या कहते हैं कैमरा वाले का रूममेट था। तो ये उसका रूममेट था मुकेश करके। तो बड़ा अच्छा लगा। तो पान वाले को हमने भगा दिया था, हमने कहा थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान दे दो। तो ये वहाँ पे जाके बैठ गया था और यहाँ पे हमने अब तो ये आपने पहली स्टोरी देखी होगी, पहली स्टोरी और सेकंड लास्ट स्टोरी यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती है एंड इसके एक्सप्रेशन पे पिक्चर खत्म होती है। तो हमने सारी स्टोरी से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया कि ड्रीम वर्सेस ड्रीम एंड एवरी ड्रीम इज अ रियलिटी ऑफ अदर पर्सन। दैट वाज द वन गोल इन फ्रॉम व्हिच आई स्टार्टेड दिस थिंग। दिस अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ये हमने कहाँ पे शूट किया है। मतलब ये आपको विजुअल्स देखने में अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप कलर में इनको देखोगे जो ओरिजिनल फुटेज जो कि अभी मेरे पास नहीं है, जो लूज़ हो गया है मेरे से, अगर आप वो देखोगे तो आप देखोगे कि ये बहुत ही अच्छा शूट किया। यहाँ पे मैं डीओपी की तारीफ करूँगा। ये इतना छोटा कमरा था, इतना छोटा कमरा था, मेरे ख्याल से 100 स्क्वायर फीट का कमरा होगा जो किसी का छोटा सा वहाँ पे ऑफिस था जिसमें वो सिर्फ कुर्सी टेबल डाल के लोगों से बात करता था। तो वैसा एक ऑफिस था और पीछे जो डिस्टेंस देख रहे हो आप वो भी बहुत कम है। पीछे एक छोटी सी डिंकी लाइट लगाई है हमने और वहाँ पे एक क्लॉक लगी हुई है जिसकी वजह से वो शेडो मिल रही है हमको। सो सिर्फ दो लाइटें हैं। एक लाइट जो है अगर आप मेकिंग की फ़ोटोज़ जो मेरे फेसबुक में पड़ी हुई हैं वो आप देखोगे तो पता चलेगा कि डंडी हमने नीम की तोड़ी थी उसमें लाइट लगाई थी और जो अविनाश के चेहरे पर लाइट आ रही है वो उसी डिंकी से, वो छोटी डिंकी आती है मतलब 40-40, 50-50 रुपए की डिंकीज आती हैं जो दीवार में लगाई जाती हैं। तो उसका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर लाइटिंग करी थी। और जो लाइट पड़ रही है तो हमने यहाँ पे जैसे बैकलाइट बनाई है, वो बैकलाइट बनाना ज़रूरी था क्योंकि सिर्फ अविनाश के चेहरे पे लाइट मारते तो बैकग्राउंड से हम इसको कवर नहीं कर पाते, पूरा ब्लैक हो जाता पीछे और अविनाश का पीछे कुछ दिखता नहीं। तो हमने पीछे एक बैकग्राउंड बनाया जो कि मैंने नहीं बनाया, वो सब डीओपी का ही काम था। तो पीछे डीओपी ने एक बैकलाइट बनाई और एक फ्रंट लाइट उसके चेहरे पर मारी, की लाइट मारी, फिल लाइट नहीं मारी है यहाँ पे जिसकी वजह से उसके फीचर्स दिख रहे हैं जिसके बारे में एक बार वीडियो बनाया था मैंने कैमरा का, उस पर डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो मेरे दिमाग में था यहाँ पे था कि मैं जो मॉब बॉस है उसको नहीं दिखाऊंगा, उसका सिर्फ हाथ दिखना चाहिए। तो जो हाथ भी आप देख रहे हैं ये डीओपी के हाथ हैं। तो उसने कैमरा सेट किया, लाइटिंग सेट करी और खुद ही वहाँ पे बैठ गया क्योंकि उसी के हाथ इतने मोटे थे, इतनी मोटी उंगलियाँ थी, बाकी किसी के पास इतनी मोटी उंगलियाँ थे नहीं। अब इसमें जो आप डबिंग भी देख रहे हो तो वो डबिंग भी बहुत महान तरीके से हुई है, जो कि डबिंग आर्टिस्ट के हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो इसमें वो मेरे एक भैया हैं जिनके साथ मैं शुरुआत के दिनों में रहता था, मैंने उनको बुलाया था डबिंग करने के लिए, तो उन्होंने इस पिक्चर की डबिंग करी थी। सो ये एक चीज़ है कि डबिंग में भी हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जो कि डबिंग आर्टिस्ट हम लोग को नहीं मिलते थे। तो जिन आर्टिस्टों से मैंने डबिंग कराई थी वो डबिंग आर्टिस्ट नहीं थे, उनको डबिंग करनी नहीं आती थी। और डबिंग करते टाइम मुझे भी पता चला था कि डबिंग अपने आप में एक आर्ट है और उसको करना बहुत ही मुश्किल है। सो एनीवेज हमने उसको शूट किया। ये भी अविनाश के साले के घर पे हमने शूट किया था, नहीं ये हमने देहरादून में शूट किया था। तो थोड़ी फिल्म हमने देहरादून में शूट की थी और बाकी फिल्म हमारी कंप्लीट हो नहीं पाई थी, तो जो कि पैसे ख़त्म हो गए थे तो हम लोग वापस आ गए थे। फिर मुंबई में थोड़े पैसे जब हमारे पास वापस आए तो हमने इस पिक्चर को दोबारा से शूट किया। तो ये हमने शूट किया था वहाँ पे। अब ये मेरे दिमाग में स्टोरी थी जहाँ पे एक किलर है जो जिसके अपने एथिक्स हैं, जो हर किसी को मारने से पहले उसको बताता है कि वो उसको क्यों मार रहा है। उसके पास एक पर्टिकुलर डायलॉग है, वो डायलॉग हमेशा मारता है, उसके रिचुअल्स हैं, वो रिचुअल्स हमेशा फॉलो करता है उस आदमी को मारने से पहले। तो इसमें वैसा ही था। और ये जो एजेंट है किसी कंपनी के लिए काम करता है तो ये उसका लास्ट असाइनमेंट है, लास्ट असाइनमेंट दिया जाता है और इसके पर्टिकुलर लाइक जो हिटमैन होते हैं, हिटमैन की तरह इसके पर्टिकुलर असाइनमेंट्स हैं, तो उसके तौर पे यूज़ करता है।
अब ये भी जो है ये मैं ही हूँ जो ये काम कर रहा है, क्योंकि कोई करने को तैयार नहीं था। तो अगेन ये वाला रोल मैं ही कर रहा हूँ। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बेसिकली मैं लड़की है, क्योंकि मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, लड़की भी अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि ये सीन लिख दिया था तो मुझे शूट करना ही था, जिसमें ये देख रहा है और इंतजार करता है कि इन लोगों का सेक्स सीन खत्म हो जाए, उसके बाद ही कुछ करेगा। तो मैं बस कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं लड़की के ऊपर खड़ा होकर ऐसे 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 कर रहा हूँ, जो कि मैंने कांति शाह की पिक्चर में देखा था हिट विलेंस को करते हुए, कि वो कुछ करते नहीं है, बेसिकली ऐसे 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 करते हो, वहाँ पर अपने आप रेप हो जाता है। सो बस उतना ही कर रहा था, मैंने लड़की को टच भी नहीं किया होगा इस सीन में। तो यू कैन बिलीव दैट हाउ स्टूपिड दैट वाज, बट किया है उस तरह से। सो ये हमने एक पंजाबी फ्रेंड थे, उनके घर पे शूट किया था, जहाँ पे अगेन किसी को सिगरेट पीना अलाउड नहीं था, क्योंकि पंजाबियों का सिगरेट पीना अलाउड नहीं होता है। तो अविनाश ने शूट किया। इस शूट में जो एक्ट्रेस थी वो वहाँ पर हम एक फिल्म इंस्टीट्यूट में गए थे, तो वहाँ पर वो टीचर थी, तो उनको हमने बुला लिया था, जिनको एक्टर बनना था। उन्होंने कुछ गढ़वाली फिल्में की थी, उन्होंने हमें काफ़ी परेशान किया था इस शॉट में, इस फिल्म में, क्योंकि हमारे पास अगेन पैसे नहीं हुआ करते थे और हम लोग एक कॉमन घर से चावल और दाल बनवा के लाते थे जो सब लोग खाते थे। पर वो हमको बोलने लगे कि मुझे मैकडोनल्ड से बर्गर चाहिए, मुझे ये चाहिए, और इनिशियली वो फ्री में शूट करने को तैयार थी, बट बाद में उन्होंने हमसे 2000 रुपये मांगने शुरू कर दिए कि बिना पैसे लिए मैं जाऊँगी नहीं। फिर हमको जुगाड़ करके उनको पैसे देने पड़े। तो ये भी लोग करते हैं कई बार कि जब उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हो गई है और अब हमको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, तो वो लोग फिर पैसा डिमांड करना शुरू कर देते। तो इस एक्ट्रेस ने हमको काफ़ी परेशान किया था उस टाइम पे। तो ये था, यहाँ पे ये सब अपना सेकंड मर्डर करता है, उसके बाद ये अपना थर्ड मर्डर करता है। तो यहाँ पे बिना दिखाया कि एक डेड बॉडी, एक आदमी है जो लगी है, और ये मेरा असिस्टेंट था जिसके बारे में मैंने बताया था कि धारावी से 5 रुपये लेके पैदल आया था मेरे घर पे। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत डेडिकेटेड था, बहुत मेहनत करी इसने इस पिक्चर में। सो ये भी बाथरूम के अंदर सीन करना था, और ये किसी को भी घिन आ जाएगी सीन करने के लिए, पर इसने वो सीन किया, बहुत अच्छा किया। सो एनीवेज ये जो सीन था इसमें ये था कि ये बेसिकली एक आदमी जिसको कॉन्शियस भी नहीं है कि वो क्या सुन रहा है क्या नहीं कर रहा, पर ये जो किलर है ये अपने प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो कर रहा है एक अच्छे हिटमैन की तरह। अब क्योंकि अपनी जॉब पहले सीन में हमने देखा था अपनी जॉब छोड़ रहा है, तो इसको मारने के लिए दूसरे हिटमैन को भेजा गया है जो सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है। तो ये आप देख रहे हैं वही एक्टर है, बंगाली एक्टर, जो इससे पहले हमने एक पिक्चर में रिपीट किया था, जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने इनको एक और रोल दे दिया। पर ये डायलॉग्स जो थे वो इंग्लिश में लिखे थे, तो इनके हाथ में जो कॉपी है वो बेसिकली स्क्रिप्ट की कॉपी है, पेन भी जो है वो स्क्रिप्ट वाली है, क्योंकि ये डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे। इसके हमने इनके सिर्फ डायलॉग्स लेने के लिए हमको 2-3 घंटे लगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम हुई इसमें हमको। तब मुझे समझ में आया कि एक एक्टर किसी एक चीज़ में अच्छा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ में अच्छा होगा, पर क्योंकि हम शूट कर रहे थे हमारे पास कभी ऑप्शन नहीं रहता था कि हम रीशूट कर पाएँ चीज़ों को, तो हमने इसको कंप्लीट किया। ये जो स्टोरी है साइंस फिक्शन वाली, ये वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज़ थी जो मैंने लिखी थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखा करता था, जिनको बाद में मैंने ये शॉर्ट फिल्म बना दिया। तो ये स्टोरी थी एक ऐसे आदमी की जो पास्ट में जाके अपना फ्यूचर चेंज करता है। तो ये जो जूते आप देख रहे हैं मेरे पहने हुए हैं, मैंने अविनाश के पापा के जूते पहने हैं जो कि ख़राब हो चुके थे, पर उनको मैंने पहन लिया था। और ये जिस मॉल में हम लोग शूट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें परमिशन नहीं थी शूट करने की, पर उस दिन मॉल खाली था क्योंकि संडे था। और इस शूट के बाद हमें कुछ नहीं पता था कि हम क्या शूट करने वाले हैं और किस तरह हमने शूट किया, हम ही जानते हैं। इस शूट के बाद हम लोग बैठे हुए थे, उसके बाद ही हमने ऊपर जाके डिस्को वाला शूट किया था। तो ये जल्दी से हमने शॉट को लिया, क्योंकि हमें पता था कि अगर सिक्योरिटी गार्ड आ गए तो फिर हमें शूट नहीं करने देंगे। तो एक एक दो टेक लेके हमने उसको शूट किया। ये एक फ्रेंड था अविनाश का, उसके घर का सेटअप था, उसकी छत पे जाके हमने इसको शूट कर लिया था। अब ये जो शॉट्स हैं ये हमने अविनाश के घर पे लिए थे। वो ये शॉट जो अविनाश के दोस्त के यहाँ पे हैं, और ये वाले शॉट्स जो हैं ये अविनाश के घर पे शॉट है, क्योंकि इसमें कोई लोकेशन नहीं दिख रही, इसमें सिर्फ आसमान दिख रहा है। और इसको शूट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि एक्शन डायरेक्टर हमारे पास कोई था नहीं, तो हमने बस ये दिखाना था कि वो आदमी गिर रहा है। इनिशियली जो मेरे दिमाग में था वो साइंस फिक्शन था, तो उसमें यह था कि आदमी हवा में गिरता हुआ जा रहा है, ग्रीन स्क्रीन करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अगेन कुछ कर नहीं पाए। फिर ये आदमी नीचे गिरता है, और ये मैट्रिक्स से कहीं ना कहीं इंस्पायर थी कि आदमी कैसे, जब आदमी एकदम अल्फा स्टेट में पहुंच जाता है अपने दिमाग के, जब वो अल्फा स्टेट में जब भी पहुंचता है जब वो उसके दिमाग का बहुत पैनिक लेवल हाई होता है, तो वहाँ से उसको आप उस स्टेट में ला सकते हो जो कि एक्चुअल रियलिटी है। तो बेसिकली जो दुनिया है वो बेसिकली एक स्टिमुलेटेड रियलिटी है, और जो एक्चुअल रियलिटी है वो कुछ और है, पर उसमें ट्रांजिशन कराने के लिए किसी आदमी को एक एक्सट्रीम केस तक ले जाना पड़ता है। तो वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश करी थी। अगेन लोकेशन थी नहीं, ये भी किसी घर पे थे, वहाँ पे एक सीढ़ी मिल गई थी, तो सीढ़ी पर हमने शूट कर दिया। तो मैंने ये लिखी
हुई थी चीज़ें कि अच्छा कहाँ कहाँ मुझे शूट करना है, पर कोई भी लोकेशन जो मैंने लिखी थी मुझे नहीं मिली। तो उस हिसाब से फिर हम लोग जो लोकेशन मिली हम लोग शूट पे करते गए। ये भी अविनाश के घर के पास एक नाला था जिस पर हमने शूट किया था। अब आप ये ट्रांजिशन देखो, ये ट्रांजिशन ये भी मैंने किसी फिल्म में देखा था, तो मैंने उसकी मेकिंग में देखा था, तो मैंने वहाँ से उसको कॉपी किया था। पर आप देखो कितना अच्छा, मतलब ये चीज़ सीखने वाली है, मेरे लिए भी सीखने वाली थी। और डीओपी ने इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और एडिटर ने बहुत अच्छे से काटा है। जब मैं शूट कर रहा था मुझे कंफर्म नहीं था कि अच्छा निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। ये जो जंगल में हमने शूट किया है ये मुझे आज भी याद है कि टेम्पो लेके हम लोग जा रहे थे और रास्ते में ये जंगल पड़ा बीच में, मतलब देहरादून के रास्ते में एक जगह जंगल पड़ा, तो हम जंगल सिर्फ थे, तो मैंने टेम्पो रुकवाया, मैंने कहा रुक जाओ एक बार जंगल देख लेते हैं। तो हमने जंगल देखने के लोकेशन के तौर पे कि जंगल में क्या शूट हो सकता है, तो वहाँ पे हमने शूट कर ही लिया। अब ये जो शूट देख, ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, ये लोकेशन आपको फिर भी बेटर लग रही होगी क्योंकि ये एक वहाँ पे जी का स्टूडियो था जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, ग्राफिक्स ऑफिस पढ़ाया जाता था। उसके ऊपर का गैरेज है जो कि बहुत ही गंदा पड़ा था। और मुझे आज भी याद है कि 9 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे और गैरेज एकदम कबाड़ पड़ा था, वहाँ पे गंदा पड़ा था। तो मैंने अपनी शर्ट उतारी और हम सब ने, मतलब बहुत ही गर्मी थी, कोई पंखा वंखा कुछ नहीं था वहाँ पे, सब ने अपने अपने कपड़े उतारे और सब ने सफाई करनी शुरू करी। और मैंने अपने असिस्टेंट को कुछ पैसे दिए कि जाके तुम ये जो पोस्टर आप देख रहे हो ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं वो सब खरीद के लाया। वो किसी स्टेशनरी शॉप से पीछे जो एक वो लगा हुआ है, यहाँ पे पोस्टर आप देख रहे हो जिसमें कुछ लिखा हुआ है, वो जो चीज़ थी वो हमने बैठ के लिखा था, क्योंकि मैंने कई ऑफिसेज में देखा था जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं उसमें जो प्रीवियस ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल दी होती है। तो हमने पूरा ये सेटअप था जीरो से क्रिएट किया था, कुर्सी टेबल इमेज नीचे ला के, मतलब 5-6 घंटे लगे थे हमें सिर्फ सफाई करने में। उसके बाद इसको हमने किया, इतने थक गए थे। और एक ही लाइट थी हमारे पास जो ऊपर थी, क्योंकि इतनी पुरानी लाइट थी बाबा आदम के ज़माने की कि मतलब समझ लीजिए वो करीब 25 किलो की लाइट होगी, उसको ऊपर फिक्स करना बहुत मुश्किल काम था, पर डीओपी ने किया फिक्स उसको। फिर हमने उसको शूट किया। फिर ये जंगल के शॉट्स थे जो मुझे लेने कहीं और थे, पर हमने उसको लिया फाइनली। और अब ये बता रहा है कि कैसे एक आदमी की छोटी सी गलती से या छोटे से टाइम डिले की वजह से आगे के इवेंट्स भी डिले होते चले जाते हैं। सो ये इसने बताया, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक किताब उससे गिर जाती है और ये किताब को वापस उठा के रखता है, तो यहाँ पे इसका टाइम डिले हो जाता है। इस टाइम डिले की वजह से क्या होता है कि जब ये आगे ऑटो लेने जाता है जो उसको पहले मिल गया था, ये ऑटो इसको नहीं मिल पाता है और उस चीज़ से सारे इवेंट्स जो हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। अब उस इवेंट्स को वापस लेके आना है तो उसकी वजह से जो किताब है इसको वापस ठीक करनी पड़ेगी। एक छोटी सी चीज़ है कि वो किताब गिरने की वजह से सारे इवेंट्स गड़बड़ हो जाते हैं। आप देख रहे हो ये भी अच्छा ट्रांजिशन मैंने दिखाला था इसमें। अब ये गुच्चू पानी हमने शूट किया था, अगेन नो परमिशन। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हम लोग अंदर सोचे थे कि परमिशन लगेगी, तो हम लोग एक बंदे के पास गए परमिशन लेने के लिए, तो उसने कहा कि तो अच्छा हम परमिशन लेने के लिए नहीं गए, तो हमने सोचा कि पहले चोरी छुपे शूट कर लेते हैं वरना यहाँ पे शूट करने दिया जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही टिकट विकेट लगता था यहाँ पे अंदर। तो हम लोग कैमरा चुपके से बैग वैग में लेके गए और हमने इसको पूरा शूट कर लिया। शूट करने के बाद वहाँ के जो बाहर बंदा बैठता सिक्योरिटी गार्ड, हमने उससे पूछा कि हम क्या यहाँ पे कुछ शूट कर सकते हैं जस्ट टू ट्राई इट, कि कभी आगे शूट करना पड़े। उसने करो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा यार फर्जी चोरी छुपे शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो जूते हमने पहने थे वो पूरे सड़ गए थे और आधे तो हम लोग भीग ही चुके थे इसमें, पर लोकेशन बहुत अच्छी थी तो हमें इसमें यहाँ पे शूट करना था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी थे तो उनको भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। और यहाँ पे बाल बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत ही चोरी छुपे शूट कर रहे थे, तो फटाक से शूट करके निकलना था हमको। तो अभी आप ये वाला सीन देख रहे हो जहाँ पे अविनाश जो है वापस आ जाता है, रीअकर होता है और इसको अब अपने आप को मारना है ताकि वो उसको मारे। वो एक्चुअली गलती से रीअपेयर हो जाता है, उसको रीअपेयर कहीं और पे होना था पर वो गलती से यहाँ पे रीअपेयर हो जाता है और इसको अपना मारना होता है, गलती से अपने आप को मार लेता है। अब इसको पास में जाके अपने आप को मारने से रोकना है। तो ये स्टोरी थी बेसिकली, थोड़ी कंफ्यूजिंग है पर साइंस फिक्शन है तो उस हिसाब से वो था। तो अब ये सिमुलेटेड रियलिटी है जिसमें लोग वापस आ गए हैं, तो हम दिखा देंगे लड़की टीवी देख रही है और लड़की को इनकी बातें सुनाई नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि ये लोग सिमुलेटेड रियलिटी में ये लोग चाहेंगे तो ही आवाज़ सुनाई देगी, नहीं चाहेंगे तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश करी थी। इसमें काफ़ी सीन्स थे जो शूट नहीं कर पाए। खैर एनीवेज, क्या दुख की बातें करनी। अब ये जो लोकेशन आप देख रहे हो ये भी हम लोग टेम्पो लेके कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में लोकेशन हमको दिखी, हम वहाँ पे रुके तो पता चला कि आईटी इंडस्ट्री बनने वाली थी यहाँ पे, पर किसी कोर्ट केस की वजह से ये इंडस्ट्री जो थी वो अबैंडन रह गई और ये कंस्ट्रक्शन आधे पे रुक गया। नीचे जो इसके आप बेसमेंट देख रहे हो, बेसमेंट में शेर के पंजों के निशान थे। ये शूट हम लोग कर रहे हैं करीब 3 बजे, ऐसा बताया रहा था वहाँ पे, मतलब किसी हम लोग ऐसा लगा था कि 5-6 बजे तक यहाँ पे कुछ ना कुछ शेर वेर आ जाएंगे, जो कि जंगल का एरिया था। तो हमने कहा कि चलो उससे पहले शूट कर लेते हैं। अब इस शूट के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला एरिया था और थोड़ा सा आईटी इंडस्ट्री से थोड़ा दूर था।
शूट के एंड तक अगेन सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया था हमें रोकने के लिए, पर तब तक हम लोग अपना शूट कर चुके थे। तो क्योंकि हमें डायलॉग्स याद नहीं थे, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे इस सीन के लिए, जैसा कि बाकी पिक्चर में भी होता था। तो मैंने एक एडी को खड़ा किया था वहाँ पे, और इस सीन को मैंने शूट कैसे किया मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक एडी को किनारे खड़ा किया और मैंने कहा कि तू डायलॉग बोलता जा और हम तेरे डायलॉग रिपीट करते जाएंगे, और कैमरामैन को बोला कि तू कैमरा लगातार शूट करता रहे, मतलब चारों तरफ घुमा घुमा के, कोई स्टेबल शॉट नहीं लेना है, बस हैंडल शॉट लेना है सारे। तो वैसे मैंने दिमाग में प्लान किया था कि ऐसे 3 टेक्स मैं लूँगा जिसमें अलग अलग शॉट्स होंगे अलग अलग एंगल से, हर बार जो वो टेक लेगा वो अलग अलग एंगल से होंगे, और हमें डायलॉग्स याद नहीं है, एडी पीछे से बोल रहा है, हम उसको सिर्फ रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये करते करते हमने इसको शूट किया और हमारे पास 3 टेक्स आए जिसमें वेरीड अमाउंट ऑफ कट्स थे, तो उसी का एमेलगमेशन करके हमने ये पूरा सीन बनाया और शूट किया। ये सीन शूट होने में करीब करीब लगा हुआ हमको आधे घंटे से 45 मिनट, और उसमें हमने पूरा ये सीन शूट कर लिया। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, पर अगेन हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, कंघा नहीं था, कुछ नहीं था, तो जैसे भी हम लोग थे, जो भी कपड़े पहने थे हमने उसमें शूट करना शुरू कर दिया। एक कपड़े का बैग हुआ करता था हमारे पास, उसी में सारे कपड़े गुचले मुचले करके पड़े रहते थे उसमें हमारे पास, तो वही जैसे भी हमें लोकेशन मिलती थी हम वहाँ पे शूट करना शुरू कर देते थे। तो ये इस तरह से शूट हो गई पिक्चर। इसमें बहुत सारे वीएफएक्स मुझे डालने थे जो मैं नहीं डाल पाया। अब इसमें आप देखोगे कि गन शॉट्स भी हैं जिसमें ये गोली मार देता है, तो यहाँ पे इसके मदल शॉट से जब मैं पता करने गया, जैसे इसमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसका जो ये फाइनल वर्जन नहीं है, ये मेरे पास एक वर्जन पड़ा था जो मैंने डाल दिया, पर इसमें जो मदल शॉट है उसके लिए मुझे 45,000 रुपये बोले थे, जो मैंने बाद में आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया था, जो कि फाइनल प्रिंट था जो मुझसे लूज़ हो गया है। ये जो पुराना प्रिंट मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, बट इसका ओरिजिनल वर्जन जो मेरे पास अभी नहीं है उसमें मदल शॉट सब मैंने डाले थे। तो 480p की फाइल है, मतलब बहुत ही लो रिजोल्यूशन फाइल है जो मोबाइल के लिए बनाई थी ताकि मैं किसी प्रोड्यूसर को दिखा सकूँ। तो मेन फाइलें सारी लॉस्ट हो चुकी हैं, BR फिल्म स्टूडियो बंद हो चुका है, और मैंने तब से 4-5 घर चेंज कर लिए हैं, तो वो हार्ड डिस्क कहाँ है मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। तो अब ये पिक्चर जा चुकी है, ख़त्म हो गई पिक्चर यहाँ पे। और ये इसके कुछ टेक्स थे जो एंड में हमने डाले थे कि आउट टेक्स कैसे कैसे हमने शूट किया था। बहुत सारे सीन शूट किए थे जो हमने पिक्चर में नहीं भी डाले, तो वो मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग क्या क्या शूट कर रहे थे। तो इस तरह के कुछ शॉर्ट्स थे जो हमने डाले थे इसमें। कॉमेडी देखना है तो आपको इसको देखो आप। खैर एनीवेज, so this is how I shot my film, going through extreme amounts of problems, and बहुत लोगों ने उल्लू बनाया, बहुत लोगों ने साथ भी दिया, कई लोगों ने ऐसा साथ दिया कि वो लोग मुझसे बाद में नाराज़ भी हो गए कि यार तुमने फेवर रिटर्न नहीं किया। पर मैं इतना सोचने वाली स्थिति में नहीं था कि मैं किसी का फेवर रिटर्न करता या सोचता। फिल्म की शूट खत्म होने के बाद क्रू ने मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए थे कि क्षितिज भाई हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है घर जाने के लिए, कुछ पैसे दे दो। मेरे अकाउंट में भी करीब 18-20 हज़ार रुपये पड़े थे, जिसमें से 15,000 रुपये मैंने अपने क्रू को दे दिए थे, मतलब 10,000 रुपये एक बंदे को दिए जो कैमरा अटेंडेंट था, 5,000 रुपये अपने असिस्टेंट्स को दिया, हालांकि उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे, फ्री मैंने उनको दे दिए थे। और बाकी पैसे लेके मैं वापस लखनऊ आ गया था, मेरे पैसे खत्म हो चुके थे उस टाइम तक। फिर लखनऊ जाने के लिए मुझे अपने पापा से थोड़े पैसे लेने पड़े थे और वापस काम करना शुरू करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक असिस्ट वापस किया, आर्ट असिस्टेंट के तौर पे पैसे इकट्ठे किए और वापस इस फिल्म को प्रोड्यूस करना शुरू किया। क्योंकि जब आप फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन करते हो तो आपको कोई पैसा देता नहीं है। वैसे भी जो प्रोड्यूसर था उसने हमें नहीं बोला था कि हम पैसा तुम्हें देंगे कुछ, तुम्हें फिल्म बनाने का देंगे। तो वो कभी नहीं सोचते हैं कि भैया जो आदमी फिल्म में काम कर रहा है उसको रेंट भी देना होता है, उसे खाना भी खाना होता है, उसमें भी खर्चे होते हैं, पेट्रोल का खर्चा होता है। मलाड से रोज़ हमें जुहू जाना पड़ता था पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, उसके पेट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा और खाना कहाँ से खाएंगे, वो सब हमें नहीं पता होता था हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। पर हम लोग कर रहे थे और चीज़ें हो रही थी। बीच बीच में प्रोड्यूसर कभी कभी थोड़ी बहुत हेल्प करता था, पर उसको कहीं पता नहीं होता था, वो कभी सेट पे आया नहीं, उसने कभी पोस्ट प्रोडक्शन देखने भी नहीं आया। वो हमें एक जगह बुलाता था, पूछता था क्या प्रोग्रेस है, वो भी जब हम उसको बोलते थे कि सर कुछ पैसे चाहिए तो बुलाता था, प्रोग्रेस पूछता था, फिर कुछ पैसे देता था, 25,000 रुपये 30,000 रुपये इस तरह करके। एक बार उसने 3 लाख रुपये दिए थे और उसने बोला था कि अब इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा। तो उस 3 लाख रुपये में ही हमको सब कुछ जो भी था करना था। पर पोस्ट प्रोडक्शन एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होता है। सिर्फ एडिटर ने ही 1 लाख 1.5 लाख रुपये मांगे थे, साउंड डिज़ाइनर ने हमसे 5 लाख रुपये मांगे थे, म्यूज़िक वाले ने हमसे 2 लाख रुपये मांगे थे और SFX वाले ने अलग पैसे मांगे थे। तो वो सब करते करते मतलब बड़ा मुश्किल था। शूट करना तो बहुत आसान था, पोस्ट प्रोडक्शन वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब मार्केटिंग कैसे होगी, रिलीज़ कैसे करेंगे, वो तो हमको उस टाइम पे कुछ भी घंटा पता नहीं था। बस ये था कि फिल्म बनानी और फिल्म हमने बना ली थी। बट उसकी जो मेन फाइल थी वो हम लोग निकलवा नहीं पाए क्योंकि पैसे नहीं थे, हम पैसे जमा नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने वो फाइल कभी हमको दी नहीं और पिक्चर फिर उसके बाद बंद हो गई। उतने पैसे हम इकट्ठे कर नहीं पाए कि हम फाइल को वहाँ से निकलवा पाते। सो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी इस पिक्चर को बनाते हुए। तो पिक्चर शायद आपको देखते हो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट द अमाउंट ऑफ एफर्ट that has gone through in making the film was tremendous, and I'm proud of this film because I made this film at the time when I didn't have that much knowledge about filmmaking, and I just have the guts
कि बस पिक्चर बनानी है। और इस पिक्चर को बनाने के बाद ऐसा हुआ था कि सब लोग जितने भी मेरे जानने वाले थे, एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग मी कि तुमने अपनी फिल्म बना लिया। और यहीं से मैं बोलता हूँ कि जब आप अपनी फिल्म बनाते हो तो एक प्राउड मोमेंट होता है, आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि आप डायरेक्टर हो, आपने एक फिल्म बनाई है। हो सकता है उस फिल्म में कुछ ना हो, बट डजेंट मैटर, इट बिकम्स योर मेमोरी। किस लिए गए थे मुंबई? इसीलिए गए थे ना मुंबई की पिक्चर बनानी है, तो पिक्चर बनाई ना, गलत बनाई, ख़राब बनाई, अच्छी बनाई, डजेंट मैटर। तो मैं बहुत टाइम तक, अच्छा ये पिक्चर हमने एक बार एक क्रिटिक को दिखाई थी, तो उस क्रिटिक ने इस पिक्चर में बहुत प्रॉब्लम दिखाई थी, वो बताया था कि पिक्चर अच्छी नहीं है। वहाँ पे अविनाश की एक बात की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा कि अविनाश ने मेरे को ये बोला था बाहर निकल के। अच्छा मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो गया था, जैसे अक्सर लोग पिक्चर को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो मैं भी डिमोटिवेट हो गया था। पर अविनाश ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, उसने मुझे बोला कि क्षितिज जब हम लोग डिक्शनरी बेचते हैं या कुछ और सामान बेचते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं, तो अगर हम अपने ही प्रोडक्ट को बेकार बोलेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को कभी सेल नहीं कर सकते। दूसरे तो बोलेंगे ही, हमें अपने प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट करनी है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि लोग भले ही कितनी भी बुराई करें, आप अपने प्रोडक्ट की बुराई मत करो। सो उसके बाद मैंने कभी इस फिल्म की बुराई नहीं करी कि पिक्चर अच्छी है ख़राब है। लोगों की अपनी ओपिनियन हो सकती है इस पिक्चर को लेकर, पर मेरे लिए या अविनाश के लिए या जो लोग इस फिल्म से जुड़े थे, शायद आज उनके लिए भी इस पिक्चर की वो वैल्यू ना हो। अविनाश और मेरे लिए है, अविनाश और मैं आज भी इस पिक्चर के बारे में बहुत बात करते हैं। सो दैट्स इट, that is my video for today. I hope आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और बताइएगा, तो और ऐसे तरह के वीडियोस बनाऊंगा मैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।